नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास कक्षा 11 आज का अपना टॉपिक है मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ। मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है उसके बारे में आज अपने जानेंगे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। यानी लेखन की जो पहली पट्टिकाएं प्राप्त हुई वो 3200 ईसा पूर्व प्राप्त हुई। यानी लेखन से संबंधित जो पट्टिकाएं मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त हुई वो कब हुई? 3200 ईसा पूर्व प्राप्त हुई। इन पर सरकटे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। किसे? सरकंडे की तीखी नोक से कलम बना के लिखा जाता था। सरकंडे की तीखी जो नोक थी उसके द्वारा लिखा जाता था। लिखने की जो कला थी वो कौन सी थी? किलाकार लिपि। कौन सी लिपि थी? किलाकार लिपि। यानी मेसोपोटामिया के लोग हैं वो सरकंडे की तीखी नोक का इस्तेमाल, लिपि होता है लिखने की कला, तो वहां पे किलाकार लिपि है जो उसका विकास हुआ। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। ठीक है, जो पट्टिकाएं होती थी इनको फिर बाद में क्या है, धूप में सुखाया जाता था। मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी उसकी विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं, लेखन कला की जो विशेषताएं थी, ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। यानी जो इनसे ध्वनि निकाली जाती थी, ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार, किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग, यानी जो ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग होता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। व्यंजन या स्वर नहीं होता था। दूसरी विशेषता थी, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होता था। अलग अलग चिन्ह का प्रयोग है जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो करते थे। तीसरी विशेषता है, सूखने से पहले इन्हें गिल्ली पट्टी पर लिखना होता था। सूखने से पहले इन्हें गिल्ली पट्टी पर लिखते थे। यानी मेसोपोटामिया के लोग हैं जो सूखने से पहले जो कलम होती थी उसके माध्यम से सूखने से पहले इन्हें गिल्ली पट्टी पर लिखा करते थे। चौथी विशेषता, इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में देना होता था। भाषा विशेष, जो भाषा विशेष की ध्वनियां थी, भाषा विशेष की ध्वनियां को एक दृश्य में लिखते थे। इनका एक ही दृश्य होता था। किलाकार क्यूनिफॉर्म, जो किलाकार लिपि है, ठीक है, या इसे क्यूनिफॉर्म बोला जाता था। किलाकार या
क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ये लातिनी शब्द क्यूनिसियस का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लातिनी एक भाषा है, ठीक है, उसका ये शब्द है। किससे बना है? क्यूनियस से। किससे बना है? क्यूनियस से, जो कि लातिनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ छुट्टी और फोर्मा क्या है? छुट्टी और फोर्मा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ आकार से है, आकार से मिलकर बना है। क्या अर्थ हुआ? आकार से मिलकर बना। यानी जो किलाचर लिपि थी, ठीक है, वो कौन से किलाकार या इसको क्यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, ये लातिनी भाषा का क्यूनियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है छुट्टी और फोर्मा। ठीक है, इसका स्पष्ट अर्थ क्या हुआ? आकार से मिलकर बना हुआ। इसके बाद काल गणना। काल गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। यानी इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ? काल गणना का उल्लेख भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलता है। काल गणना, गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा, यानी गणना और गणित का जो विकास है उसके प्रमाण भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोग गुणा भाग, यानी इस सभ्यता के जो लोग थे वो गुणा भाग के बारे में जानते थे, गुणा और भाग करना भी जानते थे, और वर्गमूल, चक्रवर्ती व्याज, वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में ये लोग जानते थे। यानी इनके प्रमाण भी मिले हैं। काल गणना के बारे में मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रमाण मिले हैं। वहां की गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो गुणा भाग के बारे में जानते थे, वर्गमूल निकालना जानते थे, चक्रवर्ती ब्याज आदि से क्या थे? वो परिचित थे, इनके बारे में उनको जानकारी थी। इसके बाद में काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीनों में, यानी एक वर्ष को इन लोगों ने क्या है, जो एक वर्ष था, ठीक है, उसको 12 माह में इन्होंने बांट रखा था, ये इनको मालूम था। और एक महीने का 4 हफ्तों में, एक जो महीना था उसको उन्होंने 4 हफ्तों में बांट रखा था। और एक दिन का 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, ये इनको मालूम था। और 1 घंटे का 60 मिनट में, और 1 घंटे को 60 मिनट में इन्होंने विभाजित कर रखा था। यानी मेसोपोटामिया के लोग काल गणना के बारे में परिचित थे। इन लोगों ने क्या है, जो एक वर्ष था उसको 12 माह में, एक महीना था उसको 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटे में, 1 घंटे को 60 मिनट में इन्होंने बांट रखा था। यानी ये काल गणना के बारे में, ठीक है, यहाँ से अनेक साक्ष्य हैं जो प्राप्त हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे वो काल गणना के बारे में जानते थे, इनसे परिचित थे। मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार, यानी अब इनके जो शहर थे, मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो उनके जो प्रकार हैं उनको अपने समझेंगे। मेसोपोटामिया के शहरों का प्रकार किस प्रकार का था? मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा जो अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं शहरों के, उससे हम वहां के जो शहर हैं उन शहरों के बारे में जानेंगे। तो मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार, मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार, यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो शहरों के अवशेष मिले उससे हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के शहर कितने प्रकार के थे उससे हम परिचित होंगे। वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर, एक शहर तो कैसे थे,
मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। यानी एक तो वो थे जो मंदिरों के चारों ओर क्या है विकसित हुए थे, दूसरे थे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। यानी दूसरे प्रकार के जो शहर थे वो व्यापारी केंद्रों के, ठीक है, आसपास है जो विकसित हुए। इसके बाद में थे शाही परिवार यानी जो राजा के परिवार के सदस्य जिस इलाके में रहते थे वहां जो शहर विकसित हुए वो शाही परिवार कहलाते थे। अब वहां के जो शहर थे उनकी बनावट कैसी थी, मेसोपोटामिया के शहरों की जो बनावट थी उसके बारे में पढ़ते हैं। बनावट यानी वहां के जो शहर थे वो किस प्रकार के शहर थे, उनकी बनावट कैसी थी, उससे परिचित होते हैं। शहरीकरण या नगरों की जो बनावट थी, बसावट थी, वो किस प्रकार की थी। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन, तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यानी मेसोपोटामिया की जो अर्थव्यवस्था थी और खाद्य उत्पादन था, व्यापार था, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती। नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न, यानी गांवों के जो लोग थे वो कृषि कार्यों में संलग्न थे। गांव के लोगों से जो उत्पन्न वस्तुएं थी उनको दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था, उनमें आपस में लेन देन रहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव के लोग भी जुड़े होते थे। ठीक है, किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ जाता था, इसके फलस्वरूप कस्बे में बसने लगते थे। इस प्रकार वहां के लोगों की बसावटी शहरी जीवन की जो विशेषताएं थी, यानी शहरी जीवन की जो विशेषताएं थी, शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था। शहरी जीवन में श्रम विभाजन था, यानी जो शहरों का जीवन था उसमें क्या था, श्रम विभाजन था और विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। विभिन्न कार्य के माध्यम से लोग लेन देन से जुड़े रहते थे, लेन देन से जुड़े रहते थे, यानी लेन देन से जुड़े रहते थे। तीसरा था इसमें शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, ईंधन धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, विभिन्न प्रकार के पत्थर, विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते थे, लकड़ी आदि जरूरी चीजें, लकड़ी आदि, इसके अलावा जो जरूरी चीजें होती थी उनका इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। भिन्न भिन्न जगहों से ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती थी। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही कैसे थी, जो मेसोपोटामिया के शहर थे वहां पे जो माल आता जाता था उसके बारे में। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे, जो खाने का अनाज था उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था, खनिज भी कम थे। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की भी क्या थी, कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियां, गुड़ियों के पहिए, नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी,
तांबा है, रांगा है, चांदी है, सोना है, सीपी है, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान तथा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। यानी ये जो लकड़ी थी, तांबा था और चांदी, सोना, सीपी, चांदी, सोना, सीपी, ये जो ईरानी देश थे या खाड़ी पार जो देश थे, खाड़ी देश थे, वहां से इनका आयात किया जाता था, वहां से इनको मंगवाया जाता था और पूर्ति की जाती थी, जिसके लिए अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। यानी इन चीजों का आयात करते थे, इसके बदले में वो क्या करते थे, जो कपड़ा और कृषि जन्य यानी कपड़ा और कृषि से प्राप्त उत्पाद थे, वो उनको क्या करते थे, निर्यात करते थे, और ये क्या है, उनसे आयात करते थे, मंगवाते थे। तो इस प्रकार इनका क्या है, विनिमय चलता था, आदान प्रदान चलता था। शहरों के अंदर जो परिवहन की व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, परिवहन आवागमन की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार होती थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन क्या था, जलमार्ग था। मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जलमार्ग सबसे महत्वपूर्ण साधन होने का कारण था। यानी सबसे जो यहाँ पे परिवहन का साधन था वो क्या था, जलमार्ग था। क्या था, जलमार्ग था। इसके बाद में शहरों के अंदर जो मेसोपोटामिया के मंदिर हैं उनकी के बारे में चर्चा करते हैं। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह होते थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर, चंद्र एवं इन्नाना प्रेम एवं युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। क्या थे, एक तो था उर, मंदिर की बात करें तो वहां पे क्या था, उर नाम का मंदिर था, और दूसरा जो था इनाना, दूसरा क्या था, इनाना। ये जो वहां के प्रमुख मंदिर थे। और प्रेम एवं युद्ध की देवी, देवी कौन सी, प्रेम एवं युद्ध की देवी, ठीक है, वहां की प्रमुख देवी थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना, इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे। जैसे उर जो चंद्र देवता था, इनाना जो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी, उर क्या था, चंद्र देवता था, और ये क्या थी, युद्ध एवं प्रेम की देवी थी। ठीक है, तो ये इनके देवता और देवी होते थे। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया के लोग हैं जो मंदिरों से ईंटों का निर्माण करते थे, और समय के साथ बड़े होते गए, और क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता होती थी। देवता पूजा, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, ठीक है, वो देवता को मानते थे। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। क्या लाते थे, अन्न, दही और मछली। ठीक है, ये देवताओं को समर्पित करते थे वहां के लोग। और आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया होती थी, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही किया जाता था ये कार्य। प्यारे बच्चों, आज हमने मेसोपोटामिया की लेखन कला और वहां मेसोपोटामिया के जो शहरों का विकास हुआ, शहरीकरण के बारे में, शहरी लोगों का जीवन किस प्रकार होता था, उससे संबंधित हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।